हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब मज़े में? तो आज की हमारी वीडियो स्टार्ट होती है हमारे वही पुराने चैप्टर जो चल रहा था। चैप्टर का नाम क्या था? विस्कोसिटी यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लड। क्या था चैप्टर का नाम? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लड। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? श्यानता देखा ना? श्यानता के बारे में हमने देखा था कि श्यानता किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रही थी, यानी किन बातों पर निर्भर करती। श्यानता कैसे बढ़ेगा, श्यानता कैसे घटेगा। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज विस्कोसिटी, श्यानता एक्चुअल में है क्या। ठीक है। देखिए, इसके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना भी कम है। तो श्यानता हमने देखा था कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घनत्व से क्या डिपेंड करता है, ये सब। तो व्हाट इज विस्कोसिटी आज हम देखेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग चैप्टर नेम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड एंड टॉपिक इज द व्हाट इज विस्कोसिटी। ठीक। तो द्रव का वह गुण, द्रव हम श्यानता पढ़े हैं तो उसके गुण के बारे में देखे थे। तो ऐसा गुण द्रव का, या द्रव का वह गुण जिससे कारण द्रव की अलग अलग परतों के बीच, क्या लिखे? द्रव का वो गुण जिसके कारण द्रव की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति होने पर, द्रव की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति होने पर एक विरोधी बल, अपोज फोर्स या आंतरिक घर्षण, इंटरनल फ्रिक्शंस कार्य करने लगता है, जो उसकी सापेक्ष गति का, जो कि क्या करेगा, उनके बीच जो सापेक्षिक गति हो रही, सापेक्ष गति है उसका क्या करेगा? विरोध करता है। उसी को हम नाम दे दी श्यानता। क्या लिखोगे? ऐसा गुण द्रव का जिसके कारण द्रव की विभिन्न परतों के बीच लगने पर या विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति होने पर एक विरोधी बल, ये जिसको हम आंतरिक घर्षण भी करते हैं, कार्य करता है। इस जो कि सापेक्ष गति का क्या करता है? डायरेक्ट विरोध करता है। उसको हम श्यानता बोलते हैं। ठीक है। उदाहरण बहुत सारे देखे थे हम, तो कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि हम किसी बीकर में द्रव को भर लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं? घुमाते हैं तो घूमेगा। विलोडित करते हैं तो घूमेगा। जाहिर सी बात है, किसी बीकर में द्रव को रख के हम किसी चीज़ से, विलोडक से, स्टीरर से घुमाएं तो घूमेगा। तो द्रव की जो अलग अलग परतों का वेग अलग अलग होगा। मतलब नीचे से ऊपर जाने पर ऊपर से वेग का मान घटता है, कभी घटता है। अलग अलग परतों का वेग अलग अलग होता है। ठीक है। जिनका वेग अलग होगा, वो ऊपर का वेग, मान लो नीचे से ऊपर का वेग अधिक होगा, नीचे का वेग कम होगा, तो ऊपर की परत जो है अधिक गति से बहेगी, नीचे की परत कम वेग से गिरेगी। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? एक सापेक्षिक गति हो जाएगा। तो द्रव की जो अलग अलग परतें हैं उनका वेग भी अलग अलग होगा। ठीक है। माने हम विलोडक को लेकर हिलाएंगे ना, तो द्रव की जो अलग अलग परतें हैं सबका वेग अलग अलग है। सब अपने अपने वेग से बहना चाहेगी। मैं बोला ऊपर वाली परत में अधिक वेग से, नीचे वाले बोलेगी मैं क्या कम वेग से बहूंगी। तो इस प्रकार इनके बीच क्या हो जाएगा? सापेक्षिक गति होगा, हम निश्चित है। ठीक है। तो द्रव की अलग अलग परतों का वेग अलग अलग होगा। तो बीकर की सतह मतलब लेवल के पास वाली परत का वेग सबसे कम होता है, परत नीचे लेवल। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं? केंद्र की ओर बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं? जो सतह का जो वेग होता है, सबसे पास वाले नीचे की सतह का वेग कम से कम, परत का वेग कम होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, परत की जो वेग है उस वेग का मान बढ़ने लगता है। क्या होंगे? जो द्रव की परत जो सतह के पास है उस परत का वेग कम होगा, और जैसे जैसे सतह से हम केंद्र की ओर जाएंगे उस परत का वेग बढ़ते जाता है। ठीक है। जब हम द्रव को हिलाना बंद कर देते हैं, हम अब क्या कर हिला रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? उसको हम हिलाना बंद कर देते हैं। तो ये जो वेग है, वेलोसिटी ऑफ, ये क्या होगा? कम होगा, धीरे 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 कम होता जाएगा। ठीक है। और लास्ट में जल रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा या फिर विराम अवस्था में आ जाएगा। क्या देखें अपन? ये एक सिंपल उदाहरण है। इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? कि यहाँ एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, यहाँ पर एक आंतरिक घर्षण बल कार्य करता है, जो जल की अलग अलग परतों के मध्य सापेक्ष वेग को क्या करता है? नष्ट करने का प्रयास करता है। तो इनके भी जो सापेक्षिक गति होती है उनको नष्ट करने का प्रयास होता है। ठीक है। तो यही है हमारा क्या? विस्कोसिटी। व्हाट इज? यही हमारा विस्कोसिटी।
है ना। अब इसी के आधार पर हमारा अगला टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका हमने क्या हिंदी में नाम देंगे, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, ठीक। श्यानता गुणांक जिसको हम एक ग्रीक वर्ड ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई डाउट। तो श्यानता गुणांक को देखने से पहले, समझने से पहले, गुणांक मतलब एक प्रोपोर्शनल होता है दोनों के, जैसे तराजू में 5 किलो सब्जी धर के 5 किलो वाटर के बराबर हो गया, तो उसी प्रकार ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्लियर। तो देखते हैं इसको क्या होगा, क्या होगा बताइए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पर निर्भर कर रहा है बल, क्या है। मान लो कोई ठोस सतह है, ठीक है, सॉलिड सरफेस है, किसी ठोस सरफेस पर क्षैतिज, माने ठोस सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठोस क्षैतिज सतह पर कोई द्रव है, उसके प्रभाव पर हम इमेजिनेशंस करते हैं। मान लो कोई ठोस क्षैतिज सा हुआ है, उस पर द्रव का प्रवाह है, उसके बारे में सोचिए, ठीक है। ये है देखिए PQ, ठोस क्षैतिज सतह, ठोस क्षैतिज। कंसीडर लिक्विड फ्लोइंग स्टेडली ओवर ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस PQ, यही है ठोस क्षैतिज सरफेस, ठीक है, स्टेडली ओवर ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस PQ। और इसका प्रवाह कैसा है, धारा रेखी है ना। धारा रेखी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। स्ट्रीम में स्टेडली बोल सकते हो। तो अब मैंने जैसे अभी बताया था व्हाट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में श्यानता हम देखे थे कि द्रव को हम बहुत सारी परतों से मिलकर बना हुआ मानते हैं ना। द लिक्विड मे बी एज्यूम्ड टू कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स। क्या बोला मैं, द्रव को हम कई परतों से मिलकर बना सकते हैं। जैसे कि एक पुस्तक होता है ना, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उसी तरह क्या होता है, द्रव जो होता है ना, उसको बहुत सारी परतें होती हैं और उनका परतों का वेग अलग अलग होता है। नीचे से ऊपर जाएंगे वेग बढ़ता है, नीचे से ऊपर से जाएंगे वेग कम जाएगा, ठीक है। द लिक्विड में बी एज्यूम टू कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स। और समस्त जितने भी परतों का वेग प्रवाह इस क्षैतिज पृष्ठ के समांतर होगा ना, पैरेलल होगा। ये ऐसे दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जितने भी परत हम मान सकते हैं, उनका जो वेग होगा वो क्षैतिज तल पर जो है उसके समांतर होता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो द्रव की जो परत इस पृष्ठ के संपर्क में है, देखिए जो PQ मैंने सरफेस दिया है, ये यहाँ पर भी संपर्क होगी, बाकी तो द्रव है ना। ये 3 टाइप से बीकर लेंगे तो 3 साइड से 2 समांतर ऐसे रहेगा। तो द्रव की जो परत है ना, इस पृष्ठ के संपर्क में लगभग स्थिर रहेगी, किंतु नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे तो द्रव की अलग अलग या विभिन्न परतों का वेग बढ़ता जाएगा। और एट सबसे ऊपर पर, टॉप पर जो परत होगी उसका वेग कितना होगा, ये जो ऊपर में है ना ये परत, इसका वेग अधिक होगा। माने ऊपर का परत का वेग सबसे अधिक, नीचे की परत का वेग जो क्षैतिज पृष्ठ के संपर्क में है क्या होगा, कम होगा। क्लियर। क्या लिखोगे, द लेयर इमीडिएटली इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस PQ is almost at rest, but at the distance from the fixed surface increase, the velocity of other layer also increase. Thus the topmost layer moves with maximum velocity. moves with maximum velocity. क्लियर हो यहाँ तक।
है ना। जो द्रव सरफेस में है, क्षैतिज सरफेस, उसका वेग क्या होगा, सबसे कम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसका वेग अधिक होगा। द लेयर इमीडिएटली इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस PQ इज कॉन्टैक्ट एट रेस्ट, but as the distance from the fixed surface increase, the velocity of other layer is also increased. Thus the top most layer moves with maximum velocity. क्लियर हुआ यहाँ तक कि जो द्रव क्षैतिज पृष्ठ के संपर्क में है उसका वेग जो होगा अधिक होगा, और जैसे जैसे हम क्या करते हैं ऊपर की ओर जाते हैं उसका वेग बढ़ता जाएगा। अब डेरिवेशन देखते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि स्थिर क्षैतिज पृष्ठ, उसका नाम क्या दिया हम, PQ। उससे द्रव की दो अलग परत माने हैं, ठीक है। मान लो दो परत ले लेते हैं स्थिर क्षैतिज पृष्ठ से, x और x प्लस dx, ठीक है। यहां से यहाँ x है, यहां से यहाँ तक dx है, तो दोनों को मिला दे तो x प्लस dx, सॉरी, ठीक है। x और x प्लस dx की दूरी पर स्थित, क्या लिखे अपन, x और x प्लस dx x और x प्लस dx की दूरी पर दो परत है ना, दो परत है ना, ये x है इधर PQ से x दूरी पर और PQ से x प्लस dx, क्योंकि ये dx है अल्प दूरी, तो यहाँ से टोटल दिया जाए x प्लस dx दूरी पर दो परत की हम कल्पना करते हैं, और इन परतों का वेग कितना होगा, v और v प्लस dv, ठीक है। टू लेयर्स, ठीक है। कौन सा, A and B, and distance from horizontal surface, PQ B, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, x and x प्लस dx, एंड वेलोसिटी कितना जाएगा, v एंड v प्लस टी। वेग और दूरी हमने निकाल दिया है, ठीक है। लेट a एंड b टू लेयर्स रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस x एंड x प्लस dx। डिस्टेंस कितना है, x एंड x प्लस dx फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस, कितना हो जाएगा, PQ। लेट देयर वेलोसिटी कितना होगा, v एंड v प्लस dv रिस्पेक्टिवली। दस द डिफरेंस, आप देख लीजिए, thus the difference in velocity of their two layers of the liquid separate by distance dx will be dv, है ना। Therefore the change of velocity of flow, therefore the change in velocity of flow between layers of liquid at unit distance perpendicular to the direction of streamline flow will be dv by dx. This is known as velocity gradient, क्या बोलेंगे, वेग प्रवणता, ठीक है। अब हमने ये माना कि एकांक दूरी पर स्थित द्रव के दो परतों के बीच प्रवाह की दिशा के लंबवत, क्या लिखे, दो परतों के बीच, है ना, दो परतों के बीच उनके प्रवाह की दिशा के लंबवत वेग परिवर्तन को हम वेग प्रवणता कहते हैं, ठीक। समय के साथ या दूरी के साथ वेग में परिवर्तन, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है तो उनके वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम वेग प्रवणता कहते हैं। और dv बाय dx इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, dv अपॉन dx। ओके, dv अपॉन dx। तो दूरी के साथ
वेग में परिवर्तन की दर को वेग में परिवर्तन को हम वेग प्रवणता कहते हैं। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, द चेंज in velocity of flow between two layers of liquid of unit distance is known as velocity gradient। तो velocity gradient को हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू dv अपॉन dx। क्लियर। द लेयर बी, आप देखिए हम दो लेयर किए हैं ना, जिनकी दूरी x और dx है और वेग कितना है v और v प्लस dv है। क्लियर। तो द लेयर बी विथ हायर वेलोसिटी, जो लेयर बी है देख रहे हैं आप डायग्राम में, इसका वेग अधिक होगा और उससे नीचे की जो परत है उसका वेग कम होगा। दे लेयर विथ हायर वेलोसिटी टेंस, अभी क्या करेगा, लेयर बी का वेग उच्चत है, टेंस टू एक्सेलरेटेड, क्या करेगा, टेंस टू एक्सेलरेटेड द स्लो मूविंग लेयर ए। ये क्या करेगा, देखो, द लेयर बी विथ हायर वेलोसिटी एंड टेंड्स टू एक्सेलरेटेड टू स्लो मूविंग लेयर बी ए, वेयर एज स्लो मूविंग लेयर, जबकि अब दूसरा जो लेयर है बी का लेयर, बी जो लेयर है उसका वेग अधिक है, एक का लेयर हाई है, तो वेयर एज स्लो मूविंग लेयर ए टेंस टू रिटार्ड द फास्ट मूविंग, एक त्वरण उत्पन्न करेगा और एक मंदन। क्लियर है। अब इसको समझिए कि जो ऊपर की जो परत है जिसको हम नाम दिए बी, उसका वेग अधिकतम है, तो तेज गति वाली परत बी धीमी गति वाली परत ए को क्या करेगी, त्वरित करने का प्रयास करेगी। ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपर की परत बी है जिसका वेग अधिकतम है और नीचे की परत क्या है ए जिसका वेग कम है, ये इसको त्वरित करने का प्रयास करेगी। त्वरित करेगी, भाई मैं तेजी से चल रहा, मैं बोलूँगा तुम धीरे तेजी से चलो, अगर मैं स्लो चल रहा, भाई रुको रुको तुम भी धीरे चलो, बोलोगे कि नहीं। भाई यदि कोई मेरे साथ धीरे धीरे चल रहा है तो मैं बोलूँगा भैया धीरे क्यों चल रहा है, मेरे साथ चलो ना, समय वेस्ट होगा, है ना। अगर कोई हम धीरे चल रहे हैं तो हम उसी के साथ धीरे चलेंगे। तो ऊपर की जो परत है वही हाल है जिसका वेग अधिक है, तो नीचे की परत ए को क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, जबकि नीचे की परत जो है जिसकी वेग कम है, पर नीचे की परत ए का वेग कम है, जो ऊपर की परत बी है उसको मंदित करने का प्रयास करेगी। डाउट क्लियर हुआ कि तेज गति वाली परत बी धीमी गति वाली परत ए को त्वरित करने का प्रयास करती है, जबकि धीमी गति वाली परत ए तेज गति वाली परत बी को क्या करेगी, मंदित करने का प्रयास करेगी। द लेयर बी विद हायर वेलोसिटी, लेयर बी विद हायर वेलोसिटी टेंड्स टू एक्सेलरेट द स्लो मूविंग लेयर ए, वेयर एज स्लो मूविंग लेयर ए टेंड्स टू रिटार्ड द फास्ट मूविंग लेयर बी। क्लियर। तो अब क्या होगा, एक बोलता है धीरे चलो, एक बोलता है तेज चलो, तो दोनों परतों के बीच ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला बोलता है मैं तेज जाऊँगा, नीचे वाला धीमे, तो ऊपर वाला परत जो है नीचे वाले परत को त्वरित करेगी और नीचे वाले परत को मंदित करेगी। तो उन दोनों परतों के बीच स्पर्श रेखी दिशा में, ऐसा उन दोनों परतों के बीच स्पर्श रेखी दिशा में पीछे की ओर एक बल कार्य करेगा, उस बल को हम क्या नाम देंगे, बताइए आप। इसका गुड, उन दोनों परतों के बीच पीछे की तरफ एक श्यान बल कार्य करेगा। ठीक, दोनों, अब ये क्या, दोनों एक दूसरे को त्वरित कर मंदित कर रहे हैं, तो दोनों परतों के बीच स्पर्श रेखी दिशा में पीछे की ओर एक बल कार्य करते हैं, उस बल को श्यान बल करते हैं। दो उनकी जो अपेक्षित गति है, जो उनकी अपेक्षित गति है उनको क्या करेगा, डिस्ट्रॉयड करने का प्रयास का। श्यान बल का काम क्या है, उसके अपेक्षित गति को नष्ट करना है ना। तो उनके पीछे की ओर एक बल कार्य करता है, इस बल को हम श्यान बल करते हैं, उनके अपेक्षित गति को नष्ट करने की ओर प्रवाह करता है। क्लियर हुआ। टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दिस विस्कस फोर्स ऑन, क्या करेगा, फोर्स है ना, हैज टू अप्लाइड ऑन द लिक्विड सो एज टू ब्रीथ इन, सो एज टू क्या करेगा, मेंटेन रिलैक्सेशन रिलेटिव मोशन बिटवीन विथ लेयर्स। क्या करेगा, टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दिस विस्कस फोर्स एंड external force has to be applied on the liquid so as to maintain the relative motion between this layer।
तो पीछे की ओर कार्य करने वाले इस श्यान बल के प्रभाव को नष्ट करके विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति को बनाए रखने के लिए द्रव पर बाह्य बल लगाना क्या होगा, आवश्यक होगा। क्या होगा, जो पीछे की ओर एक श्यान बल जो काम कर रहा है उस श्यान बल को नष्ट करके और अलग अलग परतों के बीच आपेक्षिक जो गति है उसको बनाए रखने के लिए हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। दिक्कत हुआ कि ये श्यान बल जो आ गया बीच में, श्यान बल चाचा क्या करेंगे, आपेक्षिक गति को नष्ट करेंगे ना। तो हमको क्या करना है, इस आपेक्षिक गति को बनाए रखना है। जो पीछे की ओर श्यान बल लग रहा है वो आपेक्षिक गति को कम कर रहा है, तो आपेक्षिक गति को हमको बनाए रखने के लिए उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य फोर्स लगाना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपेक्षिक गति को हमको कम नहीं करना है। तो न्यूटन ने एक बात कही थी, आप लोगों को याद होगा। अब हम आए न्यूटन अंकल की बारी। देखिए, हमको मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े महान साइंटिस्ट थे, उन्हीं के देन से हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, तो हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्यान बल को हमको नष्ट करना है और आपेक्षिक गति बनाए रखना है। तो न्यूटन ने कहा था, किसी बहते हुए द्रव की दो परतों के बीच, किसी बहते हुए दो परतों के बीच स्पर्श रेखी दिशा में लगने वाला बल। ठीक है, लिखिए चलिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स टेंजेंशियल फोर्स F acting between two successive layer of a liquid in motion is, अब किसके लिए होगा, ये जो दो परतों में श्यान बल होगा, पहला F इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, A होगा कि नहीं, परतों के संपर्क तलों के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या लिखोगे, ठीक, जो श्यान बल है directly proportional to the area of contact A of the two layers। ठीक, क्या बोला मैं, परतों के तल के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती हो। इट मीन दैट ये जो फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टू लेयर्स। नंबर 2, अब जो परतों के बीच जो वेग प्रवणता हमने देखा था, है ना, जो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत है वो किस पर डिपेंड करेगा, दूसरा नंबर वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, परतों के तल के क्षेत्रफल के, और दूसरा परतों के बीच वेग प्रवणता dv/dx के अनुक्रमानुपाती होता है। It means that the external force is the directly proportional to the velocity, है ना, gradient, है ना, velocity gradient of between the layers। तो F is the directly proportional to dv/dx। अब दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइंड फॉर्म लिखेंगे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, A और dv/dx। ठीक है, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखिए। अब जब कंबाइन फॉर्म लेने के बाद जब हम इक्वल करेंगे, अब देखना यहाँ पर F इक्वल टू माइनस क्या होगा, ईटा A, और ये भाई ईटा कहाँ से आ गया, यही तो है जिसकी हम खोज कर रहे थे, जिसका हम टॉपिक डाले हैं। ईटा इज द क्या होगा, वेयर ईटा इज द कॉन्टेक्ट ऑफ प्रोपोर्शन एंड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। इसी को हम द्रव की श्यानता गुणांक कहते हैं। ईटा एक क्या है, नितांक है, जिससे हम द्रव की, ईटा एक अनुपातिक नितांक बोल सकते हो। ईटा क्या है, अनुपातिक नितांक से द्रव की श्यानता गुणांक कहते हैं। अब ये श्यानता गुणांक किस पर डिपेंड कर देगा, वो द्रव हम लिए हों उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये दो श्यानता गुणांक है और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, हम बराबर कर दिए, लेकिन हमने यहाँ पर एक निगेटिव साइन लगाया है। क्यों लगाया हमने, क्या ज़रूरत थी हमको लेना। अब देखिए, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि श्यान बल जो लग रहा है वो किसके अपोजिट है, द्रव की गति के विपरीत हो रहा है। गति को वो रोकता है ना श्यान बल,
जो तेज गति उसको मंदित करने का प्रयास करता है। तो ऋणात्मक चिन्ह यह व्यक्त करता है कि श्यान बल द्रव की गति के विपरीत दिशा में लगता है। क्लियर। अब हम मान लेते हैं कि मान लो जो लेयर है उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर रखते हैं और श्यानता गुणांक का मान भी 1 रखते हैं। ठीक है, तो ये मैं a = 1 रख दिया और dV/dx भी 1 रख दिया। तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये किसके बराबर हो गया? श्यानता गुणांक के। तो एक्सटर्नल फोर्स जो था, जो कि हमको क्या करना था, आपेक्षिक वेग को बनाए रखने के लिए, श्यान बल को ख़त्म करने के लिए जो बाह्य बल लगाए थे वो श्यानता गुणांक के बराबर कब हो गया? Thus the coefficient of viscosity of a solid, thus the coefficient of viscosity of solid is numerically equal to the tangential force, जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड्स विस्कस ड्रैग। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड विस्कस ड्रैग acting between two layers having unit area of contact, having unit area of contact, क्या लिखोगे? having unit area of contact and unit velocity gradient between them। किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के अंदर एकांक क्षेत्र, किसी द्रव का श्यानता का उस द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली उन दो समांतर परतों के बीच लगने वाले श्यान बल के बराबर होता है, जिनके बीच क्या हो? एकांक वेग प्रवणता, यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। कोई डाउट नहीं ना? क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे इसका यूनिट और डायमेंशन फार्मूला। यूनिट 2 होता है SI सीरीज में। यूनिट पहला लिखते हैं SI में। यूनिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको ईटा = F/A और dV/dx। तो SI में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड और dx का मीटर। ठीक है, ये मीटर मीटर कट गया। अब इसको निकाल लो। तो सेकेंड ऊपर चले जाएगा अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर? ऐसा ही पद्धति में हमने निकाल लिए। ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर -2। ऐसा ही CGS में क्या निकालेंगे? ये हो जाएगा डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेंटीमीटर। तो कट जाएगा, तो हो जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर अपॉन डाइन इंटू सेकेंड, सॉरी सेकेंड इंटू सेंटीमीटर -2। डॉट नहीं लगाना, तो होता है। ठीक है, अब हम क्या डिफाइन करेंगे? वन डाइन, सॉरी जो फोर्स निकालते ना, इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ ईटा इज लिखते हैं पॉइजनली। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, CGS सिस्टम में इसका यूनिट होता है पॉइज, POICE। तो वन पॉइज को हमको डिफाइन करने को बोलेगा पॉइजली साइंटिस्ट के नाम पर। ठीक है, इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ coefficient of viscosity is poise। In CGS system the unit of coefficient viscosity is named in the honor of scientist Poiseuille। उन्हीं की याद में, उन्हीं के सम्मान में हम पॉइजली साइंटिस्ट नाम उसको पॉइज लिखते हैं। तो वन पॉइज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डाइन सेकेंड इंटू सेंटीमीटर। तो वन पॉइज, इसको लिखेंगे अपन 1 पॉइज इक्वल टू 1 डाइन इंटू, इसको सेकेंड कर दीजिए,
1 डाइन सेकेंड इंटू सेंटीमीटर का -2. Thus, coefficient of viscosity of liquid. Thus, the coefficient of viscosity of liquid is said to be 1 poise. आप कोई बोलेगा 1 poise को डिफाइड करो तो क्या लिखोगे? The coefficient of viscosity of liquid is said to be 1 poise if dyne tangential force required to maintain a velocity gradient of 1 centimeter per second upon centimeter between the layers each of area 1 centimeter square. कोई डाउट यहाँ तक समझ आया? तो 1 poise को डिफाइन हमने कर लिया, जो कि किसका है? CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है. ओके, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब ऐसे सिस्टम में मैंने लिखा है, सीजीएस सिस्टम में हमने 1 poise को डिफाइन कर लिया. अब ऐसे ही सिस्टम देखिए, न्यूटन इंटू ए सेकेंड है ना, न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर. तो इसको क्या बोलेंगे? इन ऐसा सिस्टम द यूनिट ऑफ ईटा इज डेका पॉइज बोलते हैं. तो 1 डेका पॉइज, ठीक है. यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा सिस्टम ना, 1 डेका पॉइज इक्वल टू 1 न्यूटन टू सेकेंड इंटू मीटर -2. इसको ठीक है, 1 डेका पॉइज और 1 पॉइज. ठीक, तो इसको लिखेंगे क्या? द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव की श्यानता गुणांक. द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी 1 डेका पॉइज. 1 डेका पॉइज की द्रव का श्यानता गुणांक कब कहेंगे? जब 1 न्यूटन टेंजेंशियल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर बिटवीन 2 लेयर ईच ऑफ एरिया 1 स्क्वायर मीटर. ठीक है, 1 डेका पॉइज श्यानता गुणांक वह श्यानता गुणांक होता है जब उस पर हम बाह्य दिशा में एक स्पर्शी बल कितना लगाते हैं? 1 न्यूटन का, और उसका वेग प्रवणता कितना होता है? 1 मीटर पर सेकेंड अपन मीटर. किसके बीच? उन दो परतों के बीच, जब उनका प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना होता है? 1 मीटर का वर्ग. क्लियर? ये हमने देखा किसका श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है एसआई और सीजीएस पद्धति. सीजीएस पद्धति में पॉइस है और एसआई पद्धति में डेका पॉइस है. तो 1 पॉइस और 1 डेका पॉइस को दोनों को हमने डिफाइन किया है. अब इनके बीच हम देखते हैं रिलेशनशिप. ठीक है, बिटवीन पॉइस एंड डेका पॉइस. पॉइज एंड डेका पॉइज मैंने एसआई और सीजीएस पद्धति में श्यानता गुणांक का मात्रक. तो 1 डेका पॉइज, 1 डेका पॉइज, देखिए क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन है ना, इसी को लिखेंगे 1 न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर -2. ठीक है, 1 न्यूटन सेकेंड इंटू अपॉन मीटर स्क्वायर या मीटर -2. क्लियर? तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 1 न्यूटन 10⁵ डाइन. सब जानते होंगे. 1 न्यूटन 10 की घात पर, और 1 मीटर कितना होता है? 10 की घात -2. ठीक है, तो अब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किए हैं तो उसको सेंटीमीटर लगाएंगे. सेकंड वैसे लिख दो और सेंटीमीटर -2. तो इसको सॉल्व कीजिए. 10⁵ 2 2 = 4 माइनस कितना होगा? 4 डाइन सेकेंड सेंटीमीटर -2. तो 1 डेका पॉइज, तो 1 डेका पॉइज इक्वल हो जाएगा 10 पॉइज के बराबर. ठीक है, ठीक है. 1 डेका पॉइंट किसके बराबर हो गया? 1 पॉइज 10 पॉइज के बराबर हो गया. तो क्लियर हुआ किसके किसके बीच रिलेशनशिप हम देख रहे थे?
कि श्यानता गुणांक के SI और CGS पद्धति में संबंध। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? तो अब इसका बारी हुई मिटाने की। अब अगला टॉपिक है हमारा स्टोक्स लॉ। क्या है हमारा अगला टॉपिक? स्टोक्स लॉ। हेडिंग डाल लीजिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका डायग्राम बनाते हैं, जब तक उतार लीजिए। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक का नियम। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जब कोई छोटी गोलाकार, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, टाइम आपका वेस्टिंग ना हो इसलिए हम द्रव ले लिए। ठीक है, ये हमने एक क्या ले लिया है? द्रव ले लिया है। तो स्टोक्स लॉ डायग्राम बना लीजिए आप लोग, है ना। स्टोक का नियम, इसको हम डिटेल्स देखते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही, तो आप लोग ध्यान से उसको देखिए। चलिए, स्टोक्स लॉ। जब कोई छोटी गोलाकार वस्तु, कोई भी, जैसा डायग्राम देख रहे हैं ना, कोई छोटी गोलाकार वस्तु, डायग्राम आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। जब कोई छोटी गोलाकार वस्तु किसी तरल में, कोई भी छोटी होती है, जब कोई छोटी गोलाकार वस्तु किसी तरल में एक नियत वेग से गिरती है या गति करती है, तो तरल की वह परत, देखो, जब कोई छोटी गोलाकार वस्तु किसी तरल में नियत वेग से गति करती है, तो तरल की वह परत जो वस्तु के, मान लो एक गोला है, ये तरल के परत में आए ना, जब कोई छोटी वस्तु गिरती है तो तरल की वह परत जो वस्तु के संपर्क में होती है, वस्तु का में वो होता है छोटा गोलाकार वस्तु, वो कांटेक्ट किसके आएगी? लिक्विड के होगी, वो वस्तु से चिपक कर वस्तु के वेग से गति करेगी। मान लो ये मैं पानी में डाला, तो पानी है ना, ये वस्तु पानी से चिपक जाएगा और पानी भी उसी वेग से चले जाएगा जो वस्तु चल रही है। क्लियर? डाउट कोई दूँ? जब कोई गोलाकार वस्तु को हम किसी तरल में फेंकते हैं तो एक नियत वेग से गिरती है या गति करती है, तो तरल का ऐसा पर जो वस्तु के गोलाकार वस्तु संपर्क में होता है, तो उसी गोलाकार वस्तु से चिपक जाती है और उसी वेग से क्या करती है? गति करती है। व्हेन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ट्रेवल्स थ्रू ए लिक्विड विद ए कॉन्टैक्ट वेलोसिटी, देन the layers of liquid immediately in contact with the body also moves with the same velocity। ठीक, तो जो गोलाकार वस्तु जो पानी में नियत वेग से गति करती है, तो जो गोलाकार वस्तु के संपर्क में जो द्रव की परत आएगी तो उससे चिपक जाएगी और उसी वेग से चलने लगेगी। ठीक है। When a small spherical body travels through a liquid with a contact velocity, then the layer of liquid immediately in contact with the body also moves with the same velocity। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आसपास भी परत होगी ना, अब इसके पास की जो परत होगी, जो निकटवर्ती पास वाली परत है, इससे कम वेग, और उससे आगे की परत और कम वेग से, माने ये जो वेग से चलेगी, इसके पास वाली परत है, मान लो ये कम वेग से, इससे और पास वाली, दूर वाली और कम वेग से चलती जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ लेयर डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द बॉडी। द वेलोसिटी ऑफ लेयर डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द बॉडी, एंड द वेलोसिटी ऑफ फारथेस्ट, दूर, सबसे दूर, फारथेस्ट लेयर इज ऑलमोस्ट जीरो। और ऐसा क्या होगा कि जो निकटवर्ती परत है उसका कम वेग, उसके आगे की परत का वेग कम गति से करती है, और यह क्रम लगातार जारी रहता है। और जब से दूर, फारथेस्ट लेयर इज ऑलमोस्ट जीरो, तो जब से दूर की परत है उसका वेग क्या होता है? जीरो हो जाता है। कम होते 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 स्थिति ऐसा आती है कि जीरो हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ?
कि जब कोई स्फेरिकल बॉडी को हम पानी में गिराते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती है, तो जो द्रव की लेयर तो उसके परत के वस्तु के जो गोलाकार बॉडी के संपर्क में आती है उस परत से चिपक कर चलती है, तो उसके पास वाली परत का वेग और दूर वाली परत का वेग कम होते होते एक लास्ट स्टेज में उसका सबसे दूर वाली परत का वेग की वजह से शून्य हो जाता है। इन दिस वे ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, इन दिस वे ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी रिलेटिव मोशन इज डेवलप्ड। क्या हो जाएगा? इन दिस वे ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी रिलेटिव मोशन इज डेवलप्ड बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड। इस प्रकार तरल के वेग वस्तु की गति के उनकी विभिन्न परतों के बीच एक गति उत्पन्न हो जाती है, उस गति को बताएगा ये गुड अपेक्षिक वेग। अरे हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार की गति के कारण उनके बीच एक वेग उत्पन्न हो जाता है, इस वेग को हम बोलते हैं अपेक्षिक वेग। Therefore a viscous force comes into play in opposite। अब यहाँ पर उसका फोर्स आ गया भैया, कौन सा? श्यान बल। जैसे ही अपेक्षिक गति होगी, ठीक है, Therefore a viscous force comes into play in opposite direction। इसके विपरीत दिशा में गति विरोधी बल, जिसको हम श्यान बल करते हैं, उत्पन्न हो जाता है। Which oppose the relative motion between different layer of liquid। तो तरल के अंदर, जो लिक्विड के अंदर विपरीत दिशा में एक श्यान बल कार्य करने लगता है, जो उसकी विभिन्न परतों के बीच, है ना, तरल के अंदर क्या करता है? एक श्यान बल कार्य करता है, जो उसकी विभिन्न परतों के बीच क्या करता है? विरोध करेगा इसका अपेक्षिक गति का। हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं भैया? टॉपिक, इधर गुटखा पानी मत खाइए, गुटखा पानी नुकसान करता है। हाँ ठीक है, तो कौन सा वेग उत्पन्न हो जाता है? अपेक्षिक वेग है। क्लियर? कोई डाउट? तो अब सब अंग्रेजी ही वैज्ञानिक थे। अब हम बात कर रहे हैं स्टोक, नाम भी अजीब अजीब है ना, डाल्टन, स्टोक, चलिए कोई भी हो। तो अंग्रेजी वैज्ञानिक सर जॉर्ज जी स्टोक, सर हमने लगा दिया उनके ऑनर में इसमें। तो अंग्रेजी के वैज्ञानिक थे सर जॉर्ज स्टोक ने इस श्यान बल से संबंधित, रिलेटिव टू विस्कस फोर्स, श्यान बल से रिलेटेड संबंधित एक नियम दे डाला, नियम का प्रतिपादन कर दिया। उसी के नाम के आधार पर हम इसको स्टोक का नियम कहते हैं। तो ब्रिटिश का था ना, अंग्रेजी वैज्ञानिक बोलते हैं। तो ब्रिटिश साइंटिस्ट सर जॉर्ज जी स्टोक्स, कौन से सन में? आज़ादी नहीं हुई थी उस समय, 1819 से 1905 इसका जन्म था। ब्रिटिश साइंटिस्ट सर जॉर्ज जी स्टोक 1819 और 1905, ध्यान रखेगा। एस्टेब्लिश ए लॉ रिलेटेड टू विद द विस्कस फोर्स, ठीक है, इतना सब चाहिए दिखे। अब उसके आधार पर सब क्रियाकल्प देखा कि कोई बॉडी यानी गोलाकार वस्तु किसी लिक्विड में गिर रही है, तो पास वाली परत का वेग कम, उसे दूर वाली परत का वेग कम होते जाता है, शून्य जाता है, तो अपेक्षिक बल उत्पन्न जाता है कि श्यान बल काम कर रहा है। तो उसने नियम दिया। अब स्टोक का नियम लिख लीजिए। जब r त्रिज्या वाली कोई छोटी गोलाकार, कोई ऐसी छोटी गोलाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है, अब ऐसा द्रव जिसका श्यानता गुणांक ईटा है, एक नियत वेग से v से गति करती है, तो उस पर, उस गोली पर गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसको हम श्यान बल करते हैं, ठीक है, जिसका परिमाण हमको एक समीकरण द्वारा देते हैं। क्या बोला मैं? एक छोटी गोलाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या r है और एक ऐसा द्रव जिसका श्यानता गुणांक ईटा है, ठीक है, और उस द्रव में एक नियत वेग से गति करती है, तो उस पर गति के विपरीत दिशा में एक श्यान बल कार्य करता है। उस श्यान बल का परिमाण किस पर डिपेंड करता है? एक समीकरण पर। उस समीकरण का नाम दिया था स्टोक ने, क्या दिया था? F = 6 पाई ईटा आर वी। अभी जानते वेग आर इसकी त्रिज्या, ईटा क्या है उसका श्यानता गुणांक। इंग्लिश वाला लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू स्टोक, according to Stokes, when a small spherical body of radius r travel with velocity v through a liquid having coefficient of viscosity eta, then a viscous force F acts on its opposite direction।
ठीक है। देन विस्कस फोर्स एक्ट्स ऑन इन अपोजिट डायरेक्शन, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द इक्वेशन F = 6 पाई ईटा RV। यही स्टोक्स का लॉ है। दिस इज क्लियर, यही स्टोक्स का लॉ है। दिस क्लियर बाय इंडिकेट, है ना, indicate that the viscous force F acting on the body is। अब देखिए, ये जो विपरीत दिशा में एक श्यान बल कार्य करता है, किस पर निर्भर करता है? पहला किस पर निर्भर करेगा? पहला किस पर निर्भर करेगा? ईटा का, दूसरा आर के, और तीसरा F समानुपाती ईटा। तीन बातों पर निर्भर कर रहा है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ द लिक्विड, तो F इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ईटा, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेडियस ऑफ द बॉडी, तो F इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू R, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द विस्कोसिटी ऑफ द बॉडी, है ना, क्लियर। तो कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ स्टोक्स लॉ अब देखते हैं, ठीक है। स्टोक के नियम की क्या शर्तें थी? कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ, स्टोक के नियम की शर्तें क्या थी? कंडीशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ स्टोक्स लॉ, क्या क्या कंडीशन थी इसके लिए? कंडीशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ स्टोक्स लॉ, लिक्विड मस्ट बी होमोजेनियस एंड विस्कस। पहला इसका था लिक्विड मस्ट बी होमोजेनियस एंड विस्कस। तो क्या होता है? तरल या द्रव समांगी या श्यान होना चाहिए। होमोजेनियस मतलब समांगी, विस्कस मतलब श्यान। लिक्विड मस्ट बी होमोजेनियस एंड विस्कस। नंबर 2, स्फेरिकल बॉडी शुड बी वेरी स्मॉल साइज। जो गोलाकार वस्तु हो उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए, अब बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या लिखोगे? स्फेरिकल बॉडी शुड बी वेरी स्मॉल साइज। नंबर 3 क्या होगा? द स्फेरिकल बॉडी मस्ट बी परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ। जो गोलाकार वस्तु है वो दृढ़ हो और उसका सरफेस पृष्ठ क्या हो? चिकना हो, स्मूथ हो, दृढ़ और चिकना हो। नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी शुड बी स्मॉलर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। क्या लिखे? जो उस बॉडी की वेग होगी, वस्तु का वेग तरल के क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी शुड बी स्मॉलर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। नंबर 5, द लिक्विड मस्ट बी इनफाइनाइट एक्सटेंट। तरल का विस्तार अनंत हो। अनंत मैंने समझ गए थे ना, लास्ट टाइम समझाए थे। तो ये हमारा स्टोक का नियम है ना। हमारी वीडियो 47 मिनट की लगभग हो गई है, क्लियर हुआ। अब स्टोक के नियम को हम क्या करेंगे? वीमी विधि से प्रूव करेंगे। डिटेक्शंस ऑफ स्टोक्स फॉर्मूला एंड डेरिवेशन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? टर्मिनल वेलोसिटी। डिटेक्शंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम देखते हैं, अरे सॉरी स्टोक का नियम। तो 6 पाई ईटा RV। डिटेक्शंस ऑफ स्टोक्स फॉर्मूला बाय डायमेंशनल मेथड। पीवी विधि से ओम के नियम, स्टोक के नियम का सत्यापन। क्या लिखोगे? डिटेक्शंस ऑफ स्टोक्स फॉर्मूला। देखिए वीमी विधि से, बीमा हमने जब पढ़ाए थे सदिश, उसको भी देख समझना है। डिटेक्शंस ऑफ स्टोक्स लॉ फ्रॉम डायमेंशनल मेथड। ठीक है, वीमी विधि से हम स्टोक के नियम का सत्यापन करें। क्लियर? चलिए लिखते, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। लेट स्पेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस R falling, let a spherical velocity radius R falling through a liquid of coefficient of viscosity eta
coefficient of viscosity eta with velocity v, the viscous force acting on it F equal to 6 pi eta r v। तो 6 पाई इज द कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे क्या, F डायरेक्टली टू। ठीक है, ठीक है। सबका एक, जब हम सदिश विधि जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा था उसके उचित घातों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो R को हम क्या ले लेंगे, A, ठीक है, पढ़े थे ना। ईटा को हम ले लेंगे क्या, B, और V को ले लेंगे C, R B ईटा क्या। अब हम दोनों को बराबर करेंगे और सबका विमी सूत्र निकालेंगे। क्लियर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हमने विमी विधि से निकाला नहीं, चलिए अब देखते हैं। F इक्वल टू ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स, ईटा का विमी सूत्र निकालते हैं, F अपॉन ए डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये ईटा श्यानता गुणांक। बल का विमी सूत्र कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, वी का एल टी माइनस वन अपॉन एल। कोई डाउट? तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमको बचेगा एम, है ना, एल टी माइनस टू अपॉन एल का स्क्वायर। तो ये बजाएगा एम, ये देखिए 1 माइनस टू एल माइनस वन, है ना, टी माइनस वन भी था। तो टी अपन तो डायरेक्ट नहीं लिखते, ऐसा करते हैं, एम एल 1 माइनस टू टी माइनस टू प्लस वन, तो हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये श्यानता गुणांक का विमी सूत्र है। तो सबका विमी सूत्र हम लिख लेते हैं। बल का विमी सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, वेग त्रिज्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, दूरी, दूरी को एल ए, ईटा का एम एल माइनस वन टी माइनस वन डी, वेग का एल टी माइनस वन सी। कोई डाउट? इसको उतार लीजिएगा, बनाना सिखा दिए हैं। है ना, एक डस्ट। अब क्या करते हैं, जैसे हम किए थे सदिश में, एम एल टी माइनस टू, के को वैसे ही रखिए, एल की घात ए, है ना, एम की घात बी, एल की घात माइनस बी, टी की घात माइनस बी, और एल की घात सी और टी की घात माइनस सी। एम एल टी माइनस टू इक्वल टू के, एम की घात कितनी है यहाँ पर, एक ही है, बी। क्लियर? एल की घात कितनी है, ए, घात समान होते हैं तो माइनस बी प्लस सी, और टी की घात कितनी है, टी एक माइनस बी और माइनस सी। आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं ना। सभी को हम क्या किए हैं, इसको ए से, इसको बी से घातांकों से गुणा करके समान घात वाले हम क्या करते हैं, जोड़ दिए। तो एम, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे एम का आई से, एम एल टी के घातांकों की तुलना करेंगे। एम की घात 1 बराबर एम की घात बी, तो बी बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, एल की घात 1 बराबर एल की घात ए माइनस बी प्लस सी, तो 1 बराबर ए माइनस बी प्लस सी। अब टी की घात माइनस 2 बराबर टी की घात माइनस बी माइनस सी, है ना, तो कट जाएगा, तो -2 इक्वल टू माइनस बी माइनस सी। तो बी का मान यहाँ रख देते, 1 इक्वल टू ए माइनस 1 प्लस सी, तो आ जाएगा 2 इक्वल टू ए प्लस सी। आ गया ना। बी की वैल्यू -1 थी, रख दीजिए, -2 इक्वल टू -1 माइनस सी, -2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस सी, तो -1 इक्वल टू माइनस सी, कट जाएगा तो सी इक्वल टू 1 आ गया, बी इक्वल टू 1 आ गया।
सी की यहाँ वैल्यू हम रख देंगे 2 इक्वल टू ए प्लस 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू हमको 1 आ गया। माने ए बी सी तीनों हमको 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, के आर की घात 1 ईटा की घात 1 सी की घात 1, और के की वैल्यू हम लेते हैं क्या 6 पाई, तो एफ बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी। यह स्टोक्स के नियम का डायमेंशनल फार्मूला से प्रूफ करना हुआ है ना। कोई डाउट? ठीक है, तो ये वो का वीमी विधि से हम संश्लेषण कर लिए। उतार लीजिए कोई डाउट हो तो। अब अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम अब अगली वीडियो में इसको करेंगे। तो आज के लिए हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो इसको क्या क्या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।